हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए थे 3 जनवरी को हुए यूजीसी नेट एग्जाम में शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 दोनों ही पेपर का एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं फिर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को अलग अलग नहीं कर पाया। मैं एक साथ करने का ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैंने इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था 3 जनवरी को तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखें जो कि आपकी शिफ्ट में नहीं थे। उसका रीजन ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे, जैसे कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी एग्जाम हुए थे। तो जो कॉमर्स का पेपर 1 है उसमें क्वेश्चन अलग हो सकते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट का पेपर उसके पेपर 1 के क्वेश्चन से। तो इसलिए ये मैं सोचना कि क्वेश्चन आए नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले आज की इस वीडियो में सब कुछ ही आप स्टूडेंट्स की तरफ से दिए हुए क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। एक रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस जो ट्रू थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इन हिज और हर स्टडी एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। ये किस तरह का एरर कहलाएगा? हिंदी में बात करें तो जब कोई रिसर्चर अपनी स्टडी में सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो किस तरह की गलती होने की संभावना रहती है। इससे पहले हम इसका आंसर समझे, मैं बता दूंगा इस कुछ बेसिक सी चीजें। टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो होते हैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने से रिलेटेड है ये। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हुआ और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, पहली गलती कर दी हमने, टाइप 1 एरर। मतलब किसी इंसान के सही होते हुए अगर आप उसको झूठा मान लेते हो तो टाइप पहली गलती है आपकी। और दूसरी गलती कब होती है, टाइप 2 एरर कब होता है? जब हम नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट कर लिया? जब फॉल्स था, नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने कर लिया एक्सेप्ट। मतलब झूठे इंसान को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तो यहां पर आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नल हाइपोथेसिस ट्रू थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, है ना, रिजेक्ट कर दिया। तो पहली गलती इंसान कब करता है? जब सही इंसान को रिजेक्ट कर देता है, यही है ना। जब सही इंसान को आपने, ट्रू इंसान को आपने रिजेक्ट कर दिया तो पहली गलती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइप 1 एरर, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अल्फा बीटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 जो एरर होता है उसको अल्फा कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा कहते हैं। तो ये भी आपके बेसिक चीजें जो कि पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, टेबल विद मार्क प्राइस 300 रुपीज इज ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। गाइस थोड़ी मेरी तबियत डाउन है आज, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से नहीं बोल पा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मैं काफी स्पीड से पढ़ाता हूँ ताकि मिनिमम टाइम में आपको कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। तो आप इस वीडियो को 1.25 की स्पीड से देख सकते हैं या फिर 1.15, जो भी आपको सही लगे। एनीवे कंटिन्यू करते हैं। सो अ टेबल विद मार्क प्राइस ऑफ 300 रुपीज इज ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, देन 10% इफ इन एडिशन अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या बोला जा रहा है कि एक चेयर है, एक टेबल है जिसको 300 रुपए का उसका प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस उस पर लिखा हुआ है 300। पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर अगेन 10% का डिस्काउंट दिया, फिर अगेन 5% का डिस्काउंट दिया गया, कैश डिस्काउंट। अब बताना कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, व्हाट विल बी द कैश प्राइस, क्या अमाउंट रहा होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। 300 का क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे 20%। तो 3 दूना 6 मतलब 60 रुपये हो जाएगा। तो 300 में से माइनस कर देंगे हम 60 रुपये, तो कितना बचेगा? 240 बचा। अब जो 240 बचा उस पर 10% का और डिस्काउंट लगेगा, तो 10% का 240 का 10% कितना हो जाएगा? 24 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 240 में से 24 और माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगा 216 आएगा। अब यहाँ पर 5% और देना है, तो 216 का पहले 5% निकालो और उसके बाद उसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है कि मार्क प्राइस 300 है, तो पहले 20% निकाला 300 का, तो 60 रुपये आया, हटा दिया 240 बचा। अब इस पर 10% डिस्काउंट और देने की बात कही गई है, तो 240 का 10% निकालेंगे, 216 आ गया, माइनस करके 10%। अब 216 का 5% और हमें निकालना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो 205 रुपये 20 पैसे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इक्वेशन 1 के आराम से सॉल्व हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन इज 4:3। ये इनकम का रेशियो गिवन है, याद रखना इनकम का रेशियो गिवन है।
आगे देखते हैं, दे सेव 15,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली, ये इनकी सेविंग गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 16:17, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, पहले किसका दिया था, इनकम का दिया था रेशियो, अब इस बार एक्सपेंडिचर का दे दिया। देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, सीमा एंड दर्शन का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल की बात की जा रही है, मतलब दोनों को हमें ऐड करके बताना पड़ेगा लास्ट में कि दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अगर हम बात करें तो इनकम कैसे निकलती है, इनकम निकलती है हमारी, जितना भी हमने अर्न किया है ना, जितना भी हमारा अर्निंग है, जो हमने इनकम जनरेट करी है, वो क्या किस किस का टोटल होती है, एक्सपेंडिचर का प्लस सेविंग का, यही इक्वेशन है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी की इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इनकम है, जो कि इन टर्म्स ऑफ 4:3 है, इसको हम एक्स की टर्म्स में लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 4x अनुपात 3x, सिंपल है। इसको हमने इनकम जो है एक्स के टर्म्स में लेट कर लिया। 15,000 19,000 वो सेव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो जो इनकम है, यानी कि इसकी इनकम 4x है, इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, यानी इनकम से हमने जो उसकी 15,000 जो उसका क्या है, ये क्या है, सेविंग है, माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। और एक्सपेंडिचर क्या है, 16 है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे 3x जो है, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, 9,000, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, जो आपका 17 गिवन था इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो दो इक्वेशन निकल के आएंगी यहाँ से, और इन दोनों को रख के सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, सीमा की इनकम 4x, दर्शन की इनकम 3x, एक्स के टर्म्स में लेट किया हमने, दोनों की सेविंग पता चल गई है हमें। अब जो सीमा का एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, सीमा का एक्सपेंडिचर होगा 4x, यानी इनकम माइनस सेविंग, और वही सेम यहाँ पर इनकम माइनस सेविंग, और रेशियो गिवन है आपको 16:17 किसका, एक्सपेंडिचर का। बस रख के सॉल्व करना है इसको। दो इक्वेशन को रखा हमने, यहाँ पर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5,550। अब क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू पता है, तो एक्स क्या था, एक्स था आपका जो हमने इनकम 4:3 के टर्म्स में लेट कर रखी थी एक्स के टर्म्स में, तो 5,550 निकल के आ गया ये एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इनकम पता चल जाएगी सीमा की, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगी दर्शन की। तो हमें इनकम पता चल गई है, जब इनकम पता चल गई है तो उसमें से जो सेविंग है वो माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, और लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ था, है ना। तो बस यही सेम काम किया है हमने, पहले हमने दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल लिया माइनस करके, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, तो 14,850 निकल के आ गया। तो 14,850 जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अब नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, सिंपल क्वेश्चन ये भी। 52% ऑफ अ नंबर एक्सीड 27% ऑफ द सेम नंबर बाय 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का 52% उसी संख्या के 27% से 100 ज्यादा है, तो संख्या क्या है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, बस एक इक्वेशन बनेगी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 52% ऑफ अ नंबर, तो हमने उस नंबर को एक्स मान लिया, तो 52% की बात की जा रही, 52% ऑफ दैट नंबर, माइनस करेंगे, एक्सीड करता है मतलब ये नंबर बड़ा होगा किससे, 27% ऑफ द सेम नंबर। तो 27 का मतलब 27 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, है ना, 100 ज्यादा है ना। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने नीचे डाला हुआ है। तो यहाँ पर 52% ऑफ एक्स माइनस 27% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स कॉमन है तो हमने एक्स बाहर ले लिया, दोनों को माइनस किया तो 25% निकल के आ गया, और हमें पता है 25 चौके 100 होता है ना। तो ये ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 25 चौके 100, और जो ये 25% का मतलब है अपॉन में 100 है ना, ये 400 हो गया डायरेक्ट, खत्म। तो ऐसे कर सकते हो, 400 निकल के आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एज पर द स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोध के वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन विरोधाभासी है। तो गाइस देखो, इसको समझने के लिए पहले हमें स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन समझना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जा रहा है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होते हैं, ए होता है ओ के साथ, ई होता है आई के साथ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं आपस में। स्क्वायर प्रोपोजिशन बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ के जाएंगे ना, एक बार में ही आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी ए होते हैं ओ के साथ, यानी कि
एवरी एस इज पी इज सम एस इज नॉट पी। तो ऑल का नो के साथ लगाना है। सो अगर हमने देखा यहाँ पर, और इसके अलावा एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी है ना, नो एस एस पी कॉन्ट्राडिक्टरी किसके साथ, सम एस एस पी। तो अगर नो का गिवन है सम के साथ तो कर सकते हो, या ऑल का गिवन है नो के साथ तो कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर एप्स, अब यहाँ पर होना चाहिए सम बर्ड्स आर नॉट एप्स, अगर ऐसे गिवन है तो वो हो जाएगा। तो गाइस हमने देखा कि हाँ ये गिवन है सम बर्ड्स आर नॉट एप्स, ये भी गिवन है, यानी कि ए जो है वो डी का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ए एंड डी जो वाला जो पेयर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बनेगा। ऐसे नो बर्ड्स आर एप्स एंड सम बर्ड्स आर एप्स, ये भी आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज ये हो जाएगा ई वाली और ये हो जाएगी आई वाली, तो ये भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए है ना। तो बी एंड सी भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा गिवन है, ए एंड डी गिवन है फिर बी एंड सी गिवन है। तो हमने देखा कि ए एंड डी कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो ये फिर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। बी एंड सी गिवन है, देखते हैं हाँ बी एंड सी गिवन है, तो ये हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई ए एंड डी भी तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन वो ऑप्शन में ही गिवन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और जो ये वाला पेयर उठा लेंगे, है ना। समझ रहे हो ना गाइस, इजी है ना। भाई दो पेयर होते हैं ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम देखें तो दो पेयर होते हैं, ए होता है ओ के साथ और ई होता है एस के साथ। तो एग्जाम इस क्वेश्चन में ए और ओ वाली जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन में नहीं गिवन थे, और ये वाली स्टेटमेंट्स गिवन थी ऑप्शन में, तो ये फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं गाइस। बाकी यहाँ पर गिवन है, आप खुद से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलिसी हेतुभाषा प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू द रेपुडिएशन, यानी कि नेगेशन ऑफ साध्या बाय हेतु इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, सव्य विचारा, विरुद्ध, सत प्रति सॉरी गाइज सत प्रतिपक्षा एंड असिद्ध। तो ये ऑप्शन गिवन है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हेतु द्वारा साध्य के खंडन यानी अस्वीकृति के कारण निष्कर्ष में उत्पन्न भ्रांति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। तो गाइस देखो, जब भी जो निगेशन हो ड्यू टू हेतु, तो फिर वो विरुद्ध की केस में ऐसा होता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, जो साध्य होता है वो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, मतलब प्रूफ, जिसको हमें प्रूव करना है उसको साध्य कहा जाता है, और हेतु जो होता है वो रीजन होता है जिस कारण से वो चीजें प्रूव हो सकती हैं। सो इफ हेतु एक्चुअली निगेट्स और कॉन्ट्राडिक्ट द साध्या, जो हेतु जो रीजन है वो खुद ही नेगेटिव है, मतलब वो साध्य की तरफ, साध्य का कॉन्ट्राडिक्टरी है, देन द फॉलिसी इज कॉल्ड विरुद्ध। सो विरुद्ध मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी। ये इंडियन लॉजिक में एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, हेतुआभास से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कुछ टर्म्स है, जैसे सव्य विचार है, जैसे ऑप्शन में गिवन है, तो इसका मतलब होता है इरेगुलर इनकंक्लूसिव रीजन। विरुद्ध होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, जो कि आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सत प्रतिपक्षा होता है काउंटर बैलेंस्ड बाय एन इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अपोजिट रीजन। असिद्ध होता है जिसको प्रूव न किया जा सके, अनप्रूव्ड। तो यहाँ पर फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट विल बी विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो निगेशन जो था दैट वाज द रीजन बाय हेतु, मतलब साध्य जो था वो साध्य बाय हेतु, और जो रीजन ही था वो खुद निगेट कर रहा है जो जो प्रूव किया जाना है उसको, इसलिए यहां पर इस केस में ये विरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर नेटवर्क गिवन है उनको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बढ़ते क्रम में विस्थापित करना है। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा आएगा, छोटा नेटवर्क, फिर उससे बड़ा नेटवर्क, फिर उससे बड़ा नेटवर्क। तो इससे रिलेटेड मैंने आज सुबह भी आपको डिस्कस किया था आप सभी के साथ। देखो नाम से पता चल जाए, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया, ये मेट्रोपॉलिटन, सबसे बड़ा वाइड होता है, तो बी सबसे एंड में आएगा। बी यहाँ पर है, सबसे छोटा होता है लोकल एरिया, यानी कि सी पहले आएगा, यानी कि सी ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ग्लोबल लेवल पे भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ए एंड डी, ए से लेकर के डी तक बताना है कि भाई कौन सा जो है इस पैराग्राफ में फुल्ली बैठ जाएगा। इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम क्या कहा जाता है, अगर हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को इलीगली एक्सेस करते हैं। एक बार मैं हिंदी में दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को। कंप्यूटर सिस्टम तक अवैध पहुंच को क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन में गिवन है उनको बताना है देख करके।
तो इस तरह के प्रोग्राम हैं जो खुद को कॉपी करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें यूजर को असली दिखाने वाले ईमेल भेजे जाते हैं, यानी कि फिशिंग हो जाएगा। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के कीबोर्ड की पर की प्रेस को मॉनिटर करता है और जानकारी उस व्यक्ति को वापस भेजता है जिसे सॉफ्टवेयर भेजा गया था, उसको उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस देखो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है आपके सामने। तो गाइस देखो, जब भी हम किसी कंप्यूटर को इलीगली एक्सेस करते हैं तो वो सिंपल सा इसको हैकिंग कहा जाएगा। मतलब हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, कोई हमारे सिस्टम को इलीगली हैक कर लिया किसी ने, ना बोलते हैं हैकिंग हो गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैकिंग। फिर दैट प्रोग्राम्स दैट सेल्फ रिप्लिकेट एंड डिजाइन टू डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाकर के सेल्फ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। वायरस होते हैं इस तरह की जो काम करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि पहले आएगा आपका बी, फिर आएगा डी। तो हमने देखा कि बी और डी जो है एक ही इसी केस में बन रहा है, कहीं भी बी डी नहीं बन रहा है, तो फिर ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाकी फिर ए बचेगा और सी बचेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई ईमेल भेज करके आपको उस पर लिंक पे क्लिक करने की कहता है, इसका मतलब फिशिंग अटैक हो रहा है। तो इट इज़ ए यूजर इन सेंड लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल। कोई ऐसा ईमेल भेजा गया जिस पे क्लिक करने के लिए आपको बोला गया, तो वो फिशिंग अटैक कहलाता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन बैक टू द पर्सन जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको फिर स्पाईवेयर कहा जाता है, जो आपकी जासूसी करता है। तो यहाँ पर जो है बी डी ए सी हो जाएंगे ऑप्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इलीगल एक्सेस को क्या कहा जाएगा? हैकिंग। प्रोग्राम दैट सेल्फ रेप्लिकेट वायरस। लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल को क्लिक करने के लिए बोला गया तो फिशिंग अटैक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड की स्ट्रोक एंड सेंड डेटा बैक। स्पाईवेयर जो जासूसी करता है आपके सिस्टम में आने के बाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग न्यू स्कूल करिकुलम जो है स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो बच्चे बच्चे को पता है 5+3+3+4। अभी जो स्टेजेस है इनके ईयर भी आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 5 ईयर जो है स्टार्टिंग में एज 3 से लेकर 8 तक के लिए है। नेक्स्ट जो 3 ईयर है वो एज 8 से लेकर 11 तक के लिए। 3 ईयर्स जो है 11 टू 14 ईयर्स के लिए। 4 ईयर्स जो है वो 14 से 18 के लिए। सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पर आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें आ जाएगा 9, 10th, 11, 12th, लास्ट के 4 ईयर्स में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भाई, इसमें ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी जो कि स्टैब्लिश हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में बनी थी, है ना, सभी को पता है। इग्नू 1985 में बनी है। कर्नाटक वाली यूनिवर्सिटी बनी है ओपन यूनिवर्सिटी 1996 में। और यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी बनी थी 1989 में। तो 1986 में जो बोला गया था वो इग्नू के बारे में बोला गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेरी क्लास वो क्लास जरूर देखिए जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई। तो उस वीडियो क्लास को आप जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए गाइस, कि अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप इस इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी, एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया है, तो जून 2026 के लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी आपका रिदम बना हुआ है, रिदम टूट जाएगा फिर दिक्कत होगी दोबारा से रिदम बनाने में। और अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। न्यू ईयर ऑफर आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। न्यू 20 कूपन कोड लगाने पे आपकी जो फीस है वो 20% रिड्यूस भी हो जाएगी। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। जो आपकी प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड होगी। ये देखिए गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक जो है निकल के इस तरीके से आ रहे हैं कि 80 to 90% पढ़ाए हुए में से आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ आप सभी को, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मैं आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट का देखो फीडबैक है कि आपकी वीडियोज नोट से काफ़ी हेल्प मिली इनको, इनका एग्जाम जो है अच्छा गया है। इस तरह के जो फीडबैक हैं, जैसे आप ये अनदर फीडबैक देखेंगे कि जो भी आपने पढ़ाया था ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी हम प्रिपरेशन करवाते हैं वो टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड होती है। मैं इधर उधर की बकवास नहीं करता और झूठे वादे नहीं करता कि हम 10,000, 20,000, 50,000 आपको वापस कर देंगे। ऐसा नहीं करते, मैं नहीं करता मैं झूठे वादे। बस एक ही वादा करूंगा कि मैं आपके ऊपर हार्डवर्क करूंगा और आप अपने ऊपर हार्डवर्क करना, और जो रिजल्ट है वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। तो अगर आप इतना काम कर सकते हो तो आपका वेलकम है। आप कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ अभी इनफ टाइम है। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आराम से मक्खन के तरीके से एग्जाम क्रैक होगा आपका।
बस मेहनत करनी पड़ेगी। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी कर लिया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर, हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाना है कि पहली सबसे बड़ी पोस्ट किसकी भी, छोटी पोस्ट कौन सी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा चांसलर ही होता है, उसके बाद वाइस चांसलर आता है ना। तो चांसलर उसके बाद वाइस चांसलर। तो फाइनेंस ऑफिसर नहीं हो सकता, डीन्स ऑफ फैकल्टीज नहीं हो सकता, सबसे बड़ा चांसलर होता है यूनिवर्सिटी में। तो बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन बचेगा। इसके बाद आते हैं डीन्स ऑफ फैकल्टीज, उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार, फिर आते हैं फाइनेंस ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस केस में राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी। बाकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो किसकी होती है, चांसलर की। ये जो है कुछ इस तरीके से हिराकी होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था गैस, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था ये। 70 ऑब्जर्वेशन है जिसका 47 एंड 9 है। तो 47 जो है ये मीन हो जाएगा, पहले मीन गिवन है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो 47 मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 हो गया। अब बोला जाता है कि 3 सब्ट्रैक्ट किया गया सभी ऑब्जर्वेशन में से, तो द न्यू मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। ठीक है, 70 ऑब्जर्वेशन का माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 47 और 9। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से 3 घटा दिया जाए तो अब नया माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था। मीन के ऊपर जो असर पड़ता है वो पड़ता है आपकी जितनी भी सभी वैल्यूज में से घटाया गया है। देखो लिखा हुआ है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से सेम वैल्यू घटाई गई है, 3 घटाया गया है, तो जो आपका मीन है वो भी 3 से घट जाएगा। तो 47 था, 47 में से 3 माइनस कर दो, 47 माइनस 3 तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो 44 हो जाएगा आंसर, है ना। 44 44 44, अब ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद जो दिया हुआ था 9 दिया हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेम वैल्यू घटाई गई है, सेम वैल्यू याद रखना, अगर सेम वैल्यू घटाई गई है सभी ऑब्जर्वेशन में से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही बना रहेगा जैसा था। तो 9 था तो 9 ही बना रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन था जो कि बन गया होगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा लर्निंग का टाइप नहीं है, साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड डिस्क्रिमिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक प्रकार नहीं है। ये है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन। और गाइस देखो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कल ही इस क्लास को आपको करवाया है। आप मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ देखिए, देखो ये रिसेंट वाली वीडियोस है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहीं पे आप देखेंगे एक दिन पहले अपलोड किया गया, 1 डे अगो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मैंने आपको कहा था कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, करके जाना। और मैंने उसको 10 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन किया था। तो अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होना बाकी है, तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए इस क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास में मैंने आपको बताया भी था, ये वाली क्लास है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये रहा, देखिए, कॉग्निटिव डोमेन होती है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये 3 तरह की चीजें जिससे हम लोग लर्निंग सीख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना। तो अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था इस क्लास में, तो आई थिंक आप सभी लोग आंसर करके आए होंगे। तो हमने क्या देखा, साइकोमोटर होता है, अफेक्टिव होता है और कॉग्निटिव होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, ये मैं इसी क्लास की बात कर रहा था कि जो मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करवाया है, आप इसको जरूर करिए एग्जाम में जाने से पहले। कुछ नहीं करना, चैनल पे विजिट करो, आप हमारे चैनल पे आ जाओ। हमारे चैनल का नाम क्या है, यूजीसी नेट मेंटोर। चैनल पे आ गए, अब आना वीडियोस वाले सेक्शन में। एक बार वीडियोस वाले सेक्शन में आ गए तो इसी में आना आपको नीचे की तरफ, हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बस इस क्लास को देख लेना, बात बन जाएगी। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आई एम श्योर आपसे आपकी जो है इस वीडियो से काफी हेल्प हो जाएगी। तो फटाफट से देखिए इस क्लास को। एक क्वेश्चन ये था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें। तो कंपाइलर गूगल क्रोम, यूनिक्स एंड एमएस एक्सेल। तो कंपाइलर नहीं होता है, गूगल क्रोम नहीं होता है, एमएस एक्सेल नहीं होता है, यूनिक्स जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
यूनिक्स जो है इट इज ए फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम originating from 1969 Bell's Lab development by Ken Thompson. तो एक पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस है इसकी स्टेबिलिटी एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स दैट हैवीली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न सिस्टम लाइक लिनक्स एंड मैक ओएस एक्टिंग एज ए वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म फॉर सर्वर्स डेस्कटॉप एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो इस तरह तरह की सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें यूनिक्स भी है एक और ये काफी फेमस भी है। ऐसी ट्रेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन आपको उसको समझ लेना चाहिए, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है अपकमिंग सेशन में। देखो जो एसिड रेन होता है उसका टिपिकली जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4.2 से 4.4 के बीच में, और जनरली जो बारिश होती है नॉर्मल रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6। तो अगर इस 5.6 से नीचे हुई वैल्यू ना पीएच वैल्यू तो फिर वो एसिड रेन कहलाती है। अब ये गाइस होती क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, कॉजेज क्या है एसिड रेन की। तो इसके कुछ प्राइमरी रीजन है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। SO2 जो होता है वो कोल बर्निंग से निकलता है, एसिड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये निकलता है मोटर व्हीकल से, हमारे इंजन से, जब हमारे इंजन बहुत गर्म हो जाते हैं पावर प्लांट से। नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गया, लाइटनिंग जो बिजली चमकती है गिरती है तो उससे भी निकलता है, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, ज्यादातर मात्रा इन्हीं की होती है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा हुआ था। पॉलिसी से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी भाई पढ़ लो कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो, इसलिए पढ़ लीजिए। मैंने देखो इंडियन लॉजिक, पॉलिसी एंड स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और मूड एंड फिगर, आज मूड एंड फिगर के ऊपर भी क्वेश्चन बना था एक क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया कि क्या था वो, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था। आप देखो गाइस ये चारों टॉपिक आपकी एक सिंगल क्लास से कवर हो जाएंगे, यूट्यूब पर ये क्लास फ्री में अवेलेबल है, जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी है देख लो। रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 है ये, तो देख लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी है तो आपके एग्जाम में अगर बनेगा तो उसका आंसर आप कर पाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। इसके अलावा आज एक क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में शायद, लॉजिकल इक्विवेलेंस के ऊपर, जहां पर कन्वर्जन करना था। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और इसी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं इसको, जबकि मैंने एक इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई है जो कि आप कह सकते हो मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास मतलब कि एक बार आपने अगर देख ली तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं इस टॉपिक को, इस तरीके से इतने इजी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस क्लास को भी देख लीजिए, इसका लिंक मैं स्पेशली इस वीडियो क्लास का जरूर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि देखने को मिल जाएगा। अगेन ट्रेन स्पीड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, तो ट्रेन वाली वीडियो देख लीजिए, नहीं देखा है तो। ये वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ नहीं करना, यूजीसी नेट मेंटर लिखना, आगे लिख देना ट्रेन, ऐसे लेकर के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं देख लो, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे आज क्वेश्चन दोबारा बना है। तो वैसे देखो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन, कोरिलेशन। इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, मैन वाइटनी, विक्सन टेस्ट, क्रुक्सल वाली एंड स्पीयरमैन्स। तो ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में। अच्छा अगर आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, नोवा क्या होता है, इनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है आप सभी के लिए। जिनकी एग्जाम अभी तक नहीं हुए देख लीजिए, एक छोटी सी क्लास है 20 से 25 मिनट की, मैंने एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ों को समझाया है उस क्लास में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगेन जो रिवीजन है पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की, आप इस वीडियो से कर सकते हैं, ये वीडियो भी हमने अवेलेबल करवा दी है यूट्यूब के ऊपर। बाकी आप सभी को पता ही चीजें क्या है। अब गैस देखो एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में वो चीज नहीं उसको बदल सको, लेकिन जून 2026 आपके हाथों में है। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो चीजें नहीं बदलेंगी, जैसा हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। एग्जाम अच्छा नहीं जाता है फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर अच्छा नहीं जाता है फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो साइकिल तभी टूटेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, और एक्स्ट्रा मेहनत कब होगी, जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेट मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों अपने आप को धोखे में रखा हुआ है कि चलो ठीक है एग्जाम से 1-2 महीने पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सीरियस हो जाओ, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, जब आप 6 मंथ डेडिकेटेड तरीके से दोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वैसे देखो इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर लीजिए, कॉम्बो कोर्स पेपर 1 प्लस कॉमर्स, या जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं इनमें से।
अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। न्यू ईयर पे एक ही बार ऑफर आता है, इसके बाद कोई ऑफर अगर आएगा भी किसी फेस्टिव सीजन पे तो 10% ही आएगा। ये साल में एक बार ऑफर रहता है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स रहते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस बस अब एक काम करना है, शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस को बनाने में। तो शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।